नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स। मैं हूं रंजिता। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे 3 पारा मेडिकल छात्रों की तबीयत बिगड़ी। प्रशासनिक उदासीनता से हड़तालियों का आक्रोश बढ़ा। इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती। क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क के वर्कशॉप में दोनों जिलों के पुलिस अधिकारियों ने सीखी गुड पुलिसिंग के गुर। झारखंड बनाम गुजरात रणजी ट्रॉफी मैच में गेट मनी रखने से क्रिकेट प्रेमियों में आक्रोश। कई छात्र मैच देखने से वंचित। और अपने 5 वर्षीय बच्चे को लेकर प्रेमी संग फरार महिला को कदमा पुलिस ने 12 दिन बाद धर दबोचा। अब खबरें विस्तार से। अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे पारा मेडिकल छात्रों में से 3 की हालत बिगड़ चुकी है। उन्हें एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि बावजूद इसके हड़तालियों का हौसला पस्त नहीं हुआ है। अपनी मांगों को लेकर उपायुक्त कार्यालय के समक्ष 10 पारा मेडिकल के छात्र अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हड़ताल के दूसरे दिन 3 छात्रों की तबीयत काफी बिगड़ गई। भूख और ठंड की वजह से सीमा कुमारी, अब्दुल और सागर नामक मेडिकल छात्र की हालत काफी बिगड़ गई है। वे उठकर बैठ भी नहीं पा रहे हैं। हालांकि मेडिकल टीम ने उन्हें ओआरएस का घोल दिया, मगर प्रशासन की ओर से उनकी कोई सुधि नहीं ली गई। बाद में देर शाम इलाज के लिए उन्हें एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें से 2 की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। रात को सिर्फ एसडीओ सर आए थे, पूछ के चले गए। उसके बाद से अभी तक कोई हम लोग से पूछने तक नहीं आया कि आप लोग कैसे हो। और प्रशासन की ये प्रतिक्रिया, ये रुख देख के तो हम लोग में और भी नाराजगी हो रही है कि ये लोग बोलते हैं कि हम लोग इस झारखंड राज्य का विकास करेंगे। कैसे विकास करेंगे? झारखंड का तो यहाँ के जो छात्र हैं, इन लोगों के हित के बारे में सोचा ही नहीं जा रहा, तो विकास कैसे होगा और कब तक? क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क पर हुए कार्यशाला में गुरुवार को दोनों जिलों के पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया। रांची से आई विशेषज्ञों की टीम ने आधुनिक पुलिसिंग पर उन्हें विशेष टिप्स दिया। XLRI प्रेक्षागृह में गुरुवार को खादी वर्दी छाई रही। क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क पर आयोजित 1 दिवसीय कार्यशाला में जमशेदपुर के अलावा सरायकेला जिले के सभी पुलिस अधिकारियों ने इसमें भाग लिया। रांची से आई विशेषज्ञों की टीम ने आधुनिक कार्यशैली और पुलिसिंग पर चर्चा की और बताया कि कैसे पुलिस और बेहतर ढंग से काम कर सकती है और पुलिस और पब्लिक के बीच कैसे बेहतर समन्वय स्थापित किया जा सकता है। इस पर व्याख्यान भी दिया गया। एसएसपी अमोल वेणुकांत ने कहा कि इस तरह के वर्कशॉप से काफी लाभ मिलता है। सरायकेला के जिले के जितने भी पुलिस पदाधिकारी हैं, जो अफसर इंचार्ज, डीएसपीज और एसपीज हैं, सभी का ये सीसीटीएनएस का किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन होगा और उसके क्या फायदे रहेंगे पुलिस के लिए, इसके लिए एक अवेयरनेस कराने के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया गया है। इसके लिए रांची से स्पेशल टीम आज यहाँ पे आई है, जो कि बेसिकली ये एक बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। तो पुलिस कर्मियों का माइंडसेट इस नए बदलाव के लिए तैयार करने के लिए उनको इसके फायदे बताए जा रहे हैं और इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा और इसका बेसिकली कांस्टेबल से लेके वरीय पदाधिकारियों पे क्या चेंज होगा, वर्क कल्चर कैसे चेंज होगा, इस संबंध में पूरा एक प्रशिक्षण कार्यक्रम 1 दिन का आज यहाँ पे आयोजित किया गया है। इसमें क्या कुछ साइबर क्राइम के बारे में बताया जा रहा है? नहीं, अभी इसमें बेसिकली साइबर क्राइम के बारे में नहीं, इसमें बेसिकली अभी जो सीसीटीएनएस जो सभी सिस्टम्स जो सभी थानों से लेके स्टेट और जो फाइनली नेशनल लेवल पर किस तरह से इसका डेटाबेस मैनेजमेंट होगा। किनन स्टेडियम में झारखंड और गुजरात के बीच खेले जा रहे रणजी मैच के पहले दिन क्रिकेट प्रेमियों को उस समय काफी निराशा हाथ लगी जब स्टेडियम में प्रवेश के लिए 50 रुपए टिकट कर दिया गया। किनन स्टेडियम में झारखंड बनाम गुजरात रणजी ट्रॉफी मैच के पहले दिन झारखंड के कप्तान शदाब नदीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया। मैच देखने पहुंचे बड़ी संख्या में शहर के क्रिकेट प्रेमियों को स्टेडियम के बाहर खड़े देख जब कारण पूछा गया तो बताया गया कि 50 रुपए गेट मनी कर दी गई है, जिससे विशेषकर छात्रों को मैच देखने से वंचित होना पड़ा। उनका कहना है कि कभी रणजी मैच के लिए गेट मनी नहीं रखी गई थी। ये पहला मौका है और छात्र कहां से पैसे अफोर्ड कर पाएंगे। तो मैच देखने के लिए पता चला कि टिकट है, पहले तो टिकट नहीं लगता था, अभी टिकट ले लिया जा रहा है। इसलिए हम लोग बहुत निराशा व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सब जितने भी मैच होते हैं
अंडर इंडिया की, बिना टिकट लिए हम लोग देखते थे। कितना टिकट का दाम है? अभी 50 रुपये टिकट लिया जाए। हम लोग यहाँ जो मैच देखने आते थे वो तो अभी पैसा नहीं लगता। दिल्ली का भी एक मैच हुआ था, पैसा नहीं लगता था। अभी टिकट की सिस्टम किया गया, अभी 12 बजे के बाद टिकट ही नहीं मिलता। कितना दिक्कत हो रहा है टिकट प्रेमियों बहुत दिक्कत, बाहर में बहुत सारे आदमी खड़ा है, सिर्फ टिकट देखने नहीं सक रहे कोई। वो आए थे मैच देखने के लिए, टिकट देखे लगा हुआ 50 रुपये मिलेगा, तो 50 रुपये में एक दिन का मिल रहा है, पूरा दिन का रहता 5 दिन का मैच का, तो वो अच्छा था। क्या लगता है महंगा पड़ रहा है? कितना असर है? काफी महंगा है, काफी महंगा। एक दिन का 50 रुपये स्टूडेंट के लिए काफी हो जाता ना, पूरा मैच का 50 रुपये होना चाहिए। इसके पहले जो मैच होता था टिकट लगता था क्या? नहीं, इससे पहले केरल वाला मैच देखा, पंजाब वाला मैच देखा, उसमें टिकट नहीं था तो भीड़ भी बहुत ज्यादा था और अच्छा मैच देखने को मिला यहाँ पे। लेकिन अभी तो मजा भी नहीं आ रहा मैच में। आसिफ अली है, मैच देखने आए थे, आने के बाद पता चला यहाँ टिकट लग रहा है। इससे पहले भी आए थे, दिल्ली वाला जो मैच नहीं हुआ था उसमें काफ़ी क्राउड था, लेकिन यहाँ तो मैच भी टिकट है क्या? जी टिकट है 50 रुपीज़। मैच भी इंटरेस्टिंग नहीं है, खाली भी है। टिकट का बच्चे को लेकर के यहाँ क्रिकेट देखने आए थे, लेकिन यहाँ पता चला कि 50 रुपये की टिकट रखी गई है। तो टाटा स्टील के रहते हुए अगर शहर में एक स्टेडियम है और उसमें भी पैसा दे करके अगर बच्चों को ले जाए तो हर परिवार के लिए संभव नहीं है। पूर्व रणजी खिलाड़ी मनोज यादव ने भी टिकट रखे जाने को गलत ठहराया है। मैं क्रिकेट खेला हूं राज्य के लिए, लेकिन टिकट लेकर मैं अपनी इच्छा से देखने आया हूं, क्योंकि मैं चाह रहा था कि मेरे 50 रुपए के कंट्रीब्यूशन से, मैंने क्रिकेट के लिए कंट्रीब्यूशन किया है, मैं और 50 रुपए देकर कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं जिससे क्रिकेट का भला हो, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। सर रोज का 50 रुपए है, स्टूडेंट्स के लिए कितना इफेक्ट होना ही नहीं चाहिए, टिकट होना ही नहीं चाहिए, लेकिन मैं पैसा इसलिए दे रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि उससे कुछ भला हो जाए। क्या पहली बार टिकट सिस्टम लिया? इससे पहले तो टिकट कभी नहीं। अपने पड़ोसी के प्रेम में कैद देवी दत्ता अपने पति को छोड़कर पड़ोसी युवक के साथ फरार हो गई। उसके साथ 5 वर्ष का बच्चा भी है। बुधवार को पुलिस दोनों को पकड़कर थाना लाकर पूछताछ में जुटी है। कदमा थाना अंतर्गत रानी कुदर की रहने वाली देवी दत्ता अपने पड़ोस में रहने वाले युवक प्रसन्नजीत विश्वास के प्रेम में इस कदर कैद हो गई कि पति और बसे बसाए घर को छोड़कर प्रेमी के साथ 16 अक्टूबर को फरार हो गई। पति कमल किशोर दत्ता की शिकायत पर बुधवार को कदमा पुलिस ने दोनों को पकड़कर थाना ले आई। थाना में अपने नवजात बच्चे के साथ देवी दत्ता का कहना है कि वह अपने पति से तलाक चाहती है ताकि प्रेमी के साथ जीवन बिता सके। उनसे मेरे को शादी करना है। पहले पति के साथ? उनसे मेरे को डिवोर्स चाहिए। किस लिए? वो मारते पीटते थे मेरे को। उनका रवैया मेरे लिए ठीक नहीं था। हमेशा मेरे को भी और मेरे बच्चे को भी बोलते थे जान से मार देंगे, ठीक से रहने ही नहीं देंगे। इसीलिए हम उनके साथ शादी करके अलग अपना ज़िंदगी, सेपरेट ज़िंदगी चाहते हैं। तो कितने दिन सब लोग कहाँ चले गए तब तक? हम लोग रानी कुदर में रहते थे। ये चाहते थे इनका दोस्त लोगों के साथ घूमे, इनका बात पे चले, यही सब। क्या करते थे पति? मतलब इनका दोस्त लोगों के साथ घूमे फिरे। अब रहने वाले कहाँ के हैं? जमशेदपुर के, बिष्टुपुर। दूसरी ओर देवी दत्ता के पिता कमल पाल जो जाने माने मूर्तिकार है, उन्होंने कहा कि उन्हें कोई मतलब नहीं है, उनकी बेटी अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। वो टॉर्चर किया हुआ था, अब उसके बाद में गलत कदम उठाया, जब बर्दाश्त नहीं हो गया, उसका नतीजा यही निकला। तो हमको किसी से लेना देना नहीं, वो लड़का का साथ है, चल अपना नया लड़का का साथ है, हमको कोई लेना देना। कितनी लड़की आपकी? 4 लड़की। गुरुवार को ही त्रिपक्षीय वार्ता में जुस्को ने मानगो जलापूर्ति योजना पर कहा कि 15 दिसंबर तक जलापूर्ति आरंभ हो जाएगी। उपायुक्त के साथ गुरुवार को जुस्को के प्रतिनिधियों और एक्साइज पदाधिकारी की बैठक हुई, जिसमें जुस्को ने 15 दिसंबर तक मानगो जल आपूर्ति योजना को आरंभ कर देने की बातें कही। एडीसी गणेश कुमार ने न्यूज टाइम से बातचीत करते हुए उक्त जानकारी दी और कहा कि कुछ पाइपलाइन बिछाना बाकी है जो 30 नवंबर तक पूरा हो जाएगा। उपायुक्त की अध्यक्षता में मानगो जल आपूर्ति योजना के संबंध में एक बैठक हुई आज, जिसमें जुस्को के प्रतिनिधि थे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पेयजल स्वच्छता विभाग और विशेष पदाधिकारी MNSC JNSC भी थे, एक्सिटी बोर्ड के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे। उसमें उपायुक्त ने समीक्षा के दौरान जुस्को के प्रतिनिधि से पूछा कि कब तक योजना पूर्ण हो जाएगी, तो उनके द्वारा बताया गया कि 30 नवंबर तक हर हाल में फिजिकली योजना पूर्ण हो जाएगी।
तो फिर उपायुक्त द्वारा उनसे क्वेश्चन किया गया कि कब तक ये जो है उद्घाटन हो पाएगा। तो उनके द्वारा जो है 15 दिसंबर तक का समय लिया गया है कि हर एक ढंग से हम योजना को पूर्ण करके जो लीकेज है उसका भी समाधान करके 15 दिसंबर तक इस योजना को उद्घाटन कराने में सफल हो पाएंगे। वहीं जलापूर्ति में अनियमितता के विरोध में गुरुवार को झारखंड विकास मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मानगो अक्षेस कार्यालय में जमकर हंगामा मचाया। इस दौरान पुलिस से उनकी झड़प भी हुई। अनियमित जलापूर्ति के विरोध में जेवीएम द्वारा मानगो अक्षेस कार्यालय में तालाबंदी की घोषणा की गई थी, जिसके मद्देनजर अक्षेस कार्यालय के बाहर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिए गए थे। खुद एसडीओ प्रेमरंजन भी अक्षेस कार्यालय में मौजूद थे। जेवीएम कार्यकर्ताओं के वहां पहुंचने पर पुलिस कर्मियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिससे वहां कुछ समय के लिए धक्का मुक्की का दृश्य कायम रहा। बाद में एसडीओ प्रेमरंजन ने खुद उन्हें बुलाकर बातचीत की और मामला शांत करवाया। वहाँ कनेक्शन को डिस्कनेक्ट न किया जाए। यह स्वाभाविक ही है कि जहाँ वैकल्पिक व्यवस्था ना हुई हो वहाँ चल रही व्यवस्था जारी रहेगी जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होगी। ऐसा मैंने एक्जीक्यूटिव इंजीनियर से बातचीत के आधार पर इनको आश्वस्त किया है। एचईडी के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर ने मुझे ये जानकारी। इस तारीख पर काटने का जो आदेश था वो क्या मतलब कि यही स्थगित कर दिया गया? उस आदेश के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, इस पर मैं जानकारी ले रहा हूँ। किस तरह का काट दिया जाएगा कि नहीं? जिस तरह का बात हुआ है स्पेशल ऑफिसर साहब ने कहा नहीं, जिन क्षेत्रों में पाइपलाइन नहीं बिछाया गया है उस पर वर्तमान व्यवस्था जारी है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। साक्ची में आपसी विवाद में एक ऑटो चालक ने दूसरे ऑटो चालक की इस तरह पिटाई कर दी कि उसकी मौत मौके पर ही हो गई। घटना के बाद ऑटो चालकों में तो रोष था ही, साथ ही मृतक के बस्तीवासी भी बड़ी संख्या में एमजीएम अस्पताल पहुंचकर हंगामा करने लगे। साक्ची से बर्मा माइंस रूट पर ऑटो चलाने वाले विजय राव के साथ उसी रूट में ऑटो चलाने वाले भद्रक नामक व्यक्ति के साथ यात्री बैठाने को लेकर विवाद हो गया था। शाम को भद्रक और उसके पुत्र ने विजय कुमार राव को इतनी बुरी तरह से पीट दिया कि उसकी मौत हो गई। मृतक 3 प्लेट गुरुद्वारा बस्ती का रहने वाला था। घटना की सूचना मिलने के बाद गुरुद्वारा बस्ती के लोग भारी संख्या में एमजीएम अस्पताल पहुंचे और हंगामा करने लगे। वहां पहुंची पुलिस ने मामले को संभालने और शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेजने का काम किया। सभी हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। मुंह पे हेड भी मारा लगता, मुंह से ब्लडिंग हुआ, सर के बल पलटी गिरा, गिरने के बावजूद नाक और कान से ब्लडिंग हुई है। तब तक फोन आया तो हम सब टीवी में चाहे देखा था। कहाँ के रहने वाले थे? ये तो एक्चुअली इनका प्रॉपर घर साक्ची में था। इनका जो ससुराल है खालसा बस्ती टिनकट में। क्या नाम है इनका? इनका राव बाबू बोलते हैं। झारखंड दिशोम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को जेवीएम प्रमुख बाबूलाल मरांडी का पुतला फूंका एवं उनके विरोध में नारेबाजी की। झारखंड दिशोम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को बाबूलाल मरांडी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनका पुतला फूंका। उनका कहना है कि डोमिसाइल नीति की घोषणा को लेकर झारखंड दिशोम पार्टी ने 30 नवंबर को बंद बुलाया है। वहीं बाबूलाल मरांडी ने जानबूझकर 30 नवंबर को पैदल मार्च का कार्यक्रम तय कर रखा है। उनका नेतृत्व कर रहे दीमो मुर्मू ने कहा कि हमारे कार्यक्रम को विफल करने के लिए ही श्री मरांडी ने कार्यक्रम का आयोजन किया है। मैं बाबूलाल मरांडी झारखंड दिशोम पार्टी की तरफ से झारखंड विकास मोर्चा के बाबूलाल मरांडी का हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं, इसलिए कि बाबूलाल मरांडी 30 तारीख को रांची मार्च किया है, जबकि हम लोग
30 नवंबर को झारखंड बंद किया है डोमिसाइल को लेकर के, और बाबूलाल मरांडी 30 तारीख को ही अपना रांची राजभवन मार्च किया है। इसका मतलब डोमिसाइल मुद्दा को क्रेश करने के लिए 30 नवंबर का डोमिसाइल बंद को कमजोर करने के हैसियत से ये राजभवन मार्च किया है। ये डोमिसाइल विरोधी बाबूलाल मरांडी, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं, जबकि डोमिसाइल मुद्दा ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और बाबूलाल मरांडी ने जो विशेष राज्य का दर्जा, इसका बहाने जो राजभवन में मार्च किया है, ये इसका साजिश है। ये बाहरी और झारखंडी विरोधियों के साजिश से ये 30 नवंबर को रांची मार्च कर रहा है। गम्हरिया स्थित BMW कंपनी में कार्यरत अमित कुमार गुप्ता नामक युवक गत 13 नवंबर से रहस्यमय ढंग से लापता है। गम्हरिया की BMW कंपनी में काम करने वाले अमित कुमार गुप्ता नामक युवक रहस्यमय ढंग से लापता हो गया है। उसके परिजन भोजपुर से शहर पहुंचे हैं और उनकी तलाश कर रहे हैं। गुरुवार को SP कार्यालय पहुंचे भाई सोनू कुमार ने कहा कि 13 नवंबर से अमित से कोई कांटेक्ट भी नहीं है और कंपनी में पता चला कि वह 13 नवंबर से काम पर नहीं आ रहा है। बिहार डिस्ट्रिक्ट भोजपुर, ये मेरा भाई है जो पहले 2 माह पहले काम करते थे BMW कंपनी में गम्हरिया में। वह 2 माह पहले से कांटेक्ट हो पा रहा था, लेकिन अभी पिछले 13 तारीख को उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। उसी की तलाश में हम लोग आए हैं। कंपनी गए थे? हाँ, कंपनी गया था, वहाँ पर बोल रहा है लोग सिक्योरिटी गार्ड्स की यहाँ पर अभी आ नहीं रहे हैं, यहाँ पर कोई ऐसा इस नाम का लड़का नहीं है। क्या नाम था उनका? अमित कुमार गुप्ता। तो हम लोग सभी जगह गए, लेकिन वहाँ पर कहीं पर पता नहीं चला। एक बगल में होटल भी था, उस पर पता किए तो बोल रहा था कि इस फेस का लड़का है जो 1:30-2 बजे के लगभग में कल खाना खाने के लिए आया था। और उसके बाद उससे बाद श्री श्याम सेवा संघ सोनारी द्वारा 29 नवंबर को वार्षिक श्याम महोत्सव का भव्य आयोजन किया जाएगा। श्री श्याम सेवा संघ सोनारी द्वारा 29 नवंबर को श्याम महोत्सव का भव्य आयोजन होगा, जिसमें दूर दूर से श्याम भक्त भाग लेंगे। इस दौरान विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। उक्त बातें आयोजक श्याम अग्रवाल ने कही। वे संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। श्री श्याम सेवा संघ के द्वारा कल 29 तारीख को श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर से हम लोग एक विशाल शोभा यात्रा हो रहा है। वहाँ से कार्यक्रम को शुभारंभ। यह कार्यक्रम 2 चरणों में है। लक्ष्मी नारायण बाल विहार से होते हुए मुख्य मार्ग से गुजरते हुए एक विशाल शोभा यात्रा निकलेगा, जिसमें आगे विजय पताका, फिर बैंड बाजा, झांकी, ये सब होते हुए निशान यात्रा चलते हुए इसी जगह आयोजन स्थल राम मंदिर मैदान में आकर संपन्न होगी। कार्यक्रम के दूसरे चरण में एक विशाल संकीर्तन जो रात्रि 9:30 बजे से है, उसमें भाग लेने के लिए बीकानेर से श्री प्रवेश शर्मा एवं अलवर से अंजलि सागर इस दरबार में उपस्थित रहेगी। रात भर ये भजनों का अमृत वर्षा चलती रहेगी, जिसमें विशेष आकर्षण में 56 भोग, अलौकिक श्रृंगार, भव्य पंडाल, विद्युत सज्जा, ये सब इस कार्यक्रम में मुख्य आकर्षण। करीमसिटी कॉलेज में गुरुवार को मास कॉम के नए छात्रों का स्वागत हुआ और वर्कशॉप का आयोजन भी किया गया। करीमसिटी कॉलेज में गुरुवार को एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों को इन फील्ड और आउटफील्ड कार्य करने के गुर बताए गए। साथ ही मासकॉम के नए छात्रों का स्वागत भी किया गया। के सभी स्तर के विद्यार्थी साथ होते हैं, तो कॉलेज ने तरह तरह की गतिविधियां प्लान की हैं। सतरंग के तहत जो है वो जिन बच्चों ने ड्राइंग बनाई, पेंटिंग बनाई और स्केचेस बनाए हैं, उनकी एग्जीबिशन लगाई जा रही है। और +2 के स्टूडेंट्स जो हैं वो सर सैयद अहमद पर एक सेमिनार आयोजित कर रहे हैं। CIT के लिए और तमाम कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए प्लेसमेंट विप्रो की चल रही है। और मास कम्युनिकेशन के विद्यार्थियों के लिए हमने मुंबई से मिस्टर तेजिंदर सिंह को बुलाया है, जो कि न्यूज़ स्पोर्ट्स में काम करते हैं और काफ़ी उनका स्पोर्ट्स जर्नलिज्म पर एक्सपीरियंस है, विशेष तौर पर क्रिकेट जर्नलिज्म पर, और वो बच्चों के लिए एक वर्कशॉप का आयोजन। कांग्रेसी नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि टाटा स्टील और जुस्को वर्तमान में बिजली और पानी का कनेक्शन नहीं देकर लोगों को मूलभूत सुविधा से वंचित कर रही है। पिछले कई सालों से देख रहा, टाटा स्टील और जुस्को कंपनी का जो कप्तान है, उस शहर में नागरिक सुविधा से पल्ला झाड़ रहा है। सड़क नाली बिजली पानी जो मुहैया कराना चाहिए गरीब बस्ती टोला में, उससे उनको दरकिनार किया जा रहा है। एक आंख में काजल, एक आंख में सुरमा। जैसे कोई पिछले 10 साल 20 साल से जो इंक्रोचमेंट ज़मीन पर किसी को बिजली दिया, किसी को पानी दिया, और जो एकदम दबे कुचले लोग, वो अभी 10 साल से थोड़ा विकसित होने के बाद उसका पास पैसा,
थोड़ा बिजली लेने लायक हुआ तो उसको कानून बताता कि अभी बंद कर दिया। टिस्को कब बिजली पानी चालू करता, कब बंद करता, यहाँ शहर के पूंजीपति लोगों ही जान सकता, गरीब नहीं जान सकता। कब उसका नियम चालू होता, कब उसका नियम बंद होता। इस संबंध में हम चेयरमैन टाटा सुमो के जो चेयरमैन साइरस मिस्त्री साहब को पिछले कई बार से पत्र लिखकर आगाह कर रहा कि ग्रीन सिटी, स्टील सिटी को जो भावना है वो भावना से ये अधिकारी लोग पल्ला झाड़ रहा है। केरला समाजम मॉडल स्कूल में गुरुवार को वार्षिक खेलकूद का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। केरला समाजम मॉडल स्कूल का वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन गुरुवार को JRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुआ। विभिन्न स्पर्धाओं में बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कर रहे हैं। अपर केजी से क्लास 2 ने बहुत बढ़िया ड्रिल का प्रदर्शन किया। स्टैंडर्ड 3, 4, 5 ने एक ड्रिल किया जिसमें एनवायरनमेंट के ऊपर काफ़ी मैसेज सारे प्रेक्षकों को भेजा गया और क्लासेस 6, 7, 8 भी ड्रिल में इन्वॉल्व है। सवेरे हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर APR नायर, जो चेयरमैन बोर्ड ऑफ ट्रस्टी एंड मैनेजिंग कमेटी, वो यहाँ एज चीफ गेस्ट उपस्थित थे और उन्होंने फ्लैग हॉइस्ट किया और खेल का स्पोर्ट्स डे का